सो वेलकम गाइस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ओशो रजनीश के बारे में जानते ही होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की, जो जब भी न्यूज़ में आती है तो किसी नेगेटिव रीजंस की वजह से ही होता है। सो करंटली ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन OIF होल्ड करता है सारे राइट्स ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वेल एज आश्रम ऑफ ओशो, या हम ऐसा कह सकते हैं ये इलीगली क्लेम करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इनके पास फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं। सो आज हम सारी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे कि छोटे से छोटे यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक मारने से लेके 107 करोड़ के ओशो आश्रम प्लॉट, ये सारे कैसे कनेक्टेड हैं और इनके पीछे OIF कैसे है। और सारे कोर्ट केसेस और कंट्रोवर्सीज की भी बात करेंगे जिसमें OIF घिरी हुई है। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं OIF है क्या। सो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा। सो ये फर्स्ट एस्टेब्लिश की गई थी ज़ुरिच स्विट्ज़रलैंड में इन 1983। सो ये इनिशियली ओशो के आश्रम वगैरह की टेक केयर करते थे, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ ओशो इन 1990, जो कि खुद एक काफ़ी मिस्टीरियस वे में हुई थी, कैसे ही गोट अ हार्ट अटैक ऑन अ डे कि हिज रेगुलर डॉक्टर वाज नॉट देयर, और कैसे इन्हें क्रिमेट कर दिया गया ऑन द सेम डे, और शायद इनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। और वो न्यूज़ भी थी कि अमेरिका में इनको स्लो पॉइजन दिया गया, थैलियम, जिनकी वजह से इनकी हेल्थ डिटीरिएट होती गई। लेकिन ये वीडियो आज उसके बारे में नहीं है, सो उसकी बात आज नहीं करेंगे। आज हमारा फोकस है OIF के ऊपर। सो पहले चलते हैं OIF के खुद के वेब पेज के ऊपर और देखते हैं कि वो क्या-क्या क्लेम करता है। सो OIF अपने ऑफिशियल पेज पर क्लेम करता है कि वो सारे राइट्स रखता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ओशो फ्रॉम 1931, जो कि उनका बर्थ ईयर है, टू 1990 उनकी डेथ तक। ये सोल एंड रजिस्टर्ड ओनर है ऑफ द ऑल कॉपीराइट्स ऑफ ऑल पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड वर्क। सो इनका जो भी पब्लिश्ड वर्क हो या अनपब्लिश्ड वर्क हो, ये उसके सोल राइट ओनर हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो, ड्राइंग, टेक्स्ट, बुक, इलेक्ट्रॉनिक, मल्टीमीडिया, रिटन फॉर्म, पिक्चर्स, इमेज, इवन द वर्ड ओशो इटसेल्फ इन्होंने ट्रेडमार्क करवाया था। इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन 2009 में इनसे ये ट्रेडमार्क ले लिया गया क्योंकि ये प्रूव नहीं कर पाए कि ये इसके ओनर हैं कि नहीं। इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये मेंशन भी कर रखा था, फाउंडेशन ओन एज वेल एज द ट्रेड ओशो इन मोर देन 40 कंट्रीज। सो इनकी तरफ से मानना है कि ओशो से रिलेटेड जो भी है ये सब क्लेम करते हैं, और ये इसको अच्छे से इन्फोर्स भी करते हैं अपनी तरफ से। ये छोटे से छोटे चैनल को स्ट्राइक मार देंगे अगर आप ओशो की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दोगे, आप थंबनेल में ओशो का यूज कर लोगे या फिर टाइटल में आप ओशो डाल दोगे। सो इनकी तरफ से स्ट्राइक आपको आ जाएगी। अगर आप रिवर्ट बैक करके इनसे पूछोगे कि भाई क्यों आया है, इनको आप मेल करते हो, तो इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इनके लॉयर बस स्ट्राइक मारने में बिजी हैं। मेरे खुद एक यूट्यूब चैनल पे 13 स्ट्राइक्स आई थी OIF की तरफ से। इनके खुद के 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, ओशो हिंदी और ओशो इंटरनेशनल, जिस पे ये ओशो की वीडियोस और ओशो के डिस्कोर्स, ऑडियो, ये सब डालते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर कंटेंट जो भी इन दोनों यूट्यूब पेजेस के ऊपर है वो मेंबर्स ओनली है। अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको 159 पर मंथ इन्हें पे करना होगा। जो रिकॉर्डिंग्स हमेशा से फ्री रही हैं, आप इंटरनेट पे अभी भी oshoworld.com पे जाके आप इन सबको फ्री में सुन सकते हैं, लेकिन आपको पे करना होगा OIF के ऑफिशियल पेजेस के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि oshoworld.com ने इनके अगेंस्ट केस किया था, और केस जीतने के बाद उन्हें राइट्स दी गई थी oshoworld.com पे ये सारी रिकॉर्डिंग्स डालने के लिए, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं ओशो का मैसेज आगे पहुंचाने के लिए, कि अगर आपको ओशो के सुनना भी है, जो हमेशा से फ्री रहा है, अगर आप ओशो के लाइव लेक्चर्स अगर आप सुनना चाहते उस टाइम भी, तो आप फ्री में जा सकते थे, लेकिन अब आपको पे करना होगा, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही मकसद है ओशो के नाम पे जितना अगर ये पैसा निकाल सकते हैं निकाल देते हैं। जब तक इन्हें पैसा आ रहा है ये खुश है। जितने पैसे निकाल पाएंगे ओशो के नाम से, उनकी प्रॉपर्टी के नाम से, उनकी बुक्स के नाम से, ये निकालेंगे। ये रॉयल्टी चार्ज करते हैं बुक्स के नाम पे। इन्हों के पास पब्लिशिंग राइट्स हैं उस बुक्स की, या ये क्लेम करते हैं कि उनके पास राइट्स हैं, क्योंकि अभी तक प्रूफ तो नहीं हो पाया है। जो ये डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, ओशो की ओरिजिनल विल दिखाते हैं, वो फेक फेक विल है। इन्होंने सिग्नेचर फेक करवाए हुए हैं। सो विल डेटेड है 19 अक्टूबर 1989। सो ओशो के डेथ के 2-3 महीने पहले ही प्रायर वो विल आई है। सो ये अपने आप में एक सस्पिशियस एक्टिविटी हम कह सकते हैं। प्लस आपको पता है, अगर आप ओशो को सुनते हो और आप ओशो को जानते हो, तो ओशो ऐसा कभी नहीं करेंगे।
अपनी ऑडियो, अपनी वीडियोज़ वो पेड मेथड में तो कभी देना ही नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उनका मैसेज सबको एक्सेसिबल हो, सब सुने, ना कि एक पेमेंट वॉल के पीछे उनके मैसेज को छुपा दिया जाए। ये तो उनके साथ एक मैं कहूँगा डिसट्रस्ट ही है। ये उनके नाम को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है OIF पैसे के लिए। इनका सिर्फ़ एक मोटिव है पैसे कमाना। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स थे जिनके थाउज़ेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स थे, वो ओशो के रिलेटेड कंटेंट डालते थे। लेकिन उनके चैनल को भी इनकी तरफ से टर्मिनेट करवा दिया गया है। ये यूट्यूब को फ़ोर्स करते हैं कि आपके चैनल पे स्ट्राइक्स मारी जाए और ये एक बार में इतनी स्ट्राइक्स मारेंगे कि आपका चैनल एक ही बार में टर्मिनेट हो जाएगा और आपको अपील का टाइम भी नहीं मिलेगा। अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको कोई रिप्लाई भी नहीं देते हैं। अब हम बात करेंगे इनके कुछ कोर्ट केसेस के बारे में और कुछ कंट्रोवर्सीज़ के बारे में, जो कि ये लगातार घिरे रहते हैं। 2009 का इनका एक कोर्ट केस है अगेंस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट पुणे। ये मेजरली केस क्या था कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन मेडिटेशन कोर्स देती थी ये कोर्स देते हैं, अब भी देते हैं। अगर आप अब भी इनके रिज़ॉर्ट में जाओगे तो आपको 1000 पर पर्सन आपको फ़ीस देनी पड़ेगी पर डे की अगर आप इंडियन हो तो और फ़ॉरेनर के लिए ये फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। तो ये अब भी उसमें भी पैसा कमाने की चाहत में ही रहते हैं हमेशा। ये एक मेडिटेशन कोर्स दिया करते थे और इनका मानना था कि एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन है। जो इनका सर्विस टैक्स बनता है वो नहीं बनता क्योंकि ये फिटनेस एंड हेल्थ की कैटेगरी में नहीं आता है। क्योंकि ये आपकी फिज़िकल फिटनेस को किसी भी तरह से इम्प्रूव नहीं करता है, तो ये टैक्स नहीं भर रहे थे। लेकिन पुणे रेवेन्यू अथॉरिटी का मानना था कि ये हेल्थ एंड फिटनेस में ही आता है क्योंकि 2002 में एक वर्डिक्ट आया था कि ये सारी चीज़ें हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी में आनी चाहिए। कोर्ट का इन द एंड भी यही डिसीजन था कि इन्हें इसके ऊपर टैक्स भरना होगा क्योंकि बाथ, सोना, मसाज, योगा, जिम्नेज़ियम, टर्किश बाथ ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ है ये हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी के अंडर ही आती है और आपको इससे ही रिलेटेड इसमें एक सर्विस टैक्स देना होगा। ये केस हार चुके थे और अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ जो है ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन वर्सेस ओशो ध्यान मंदिर। ये केस ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन न्यूयॉर्क यूएसए में कंप्लेन इन्होंने की थी अगेंस्ट ओशो ध्यान मंदिर एंड अतुल आनंद न्यू दिल्ली। अतुल आनंद ट्रस्टी हैं ओशो ध्यान मंदिर के और ये मेनली केस हुआ था ओशो वर्ल्ड डॉट कॉम ये डोमेन के ऊपर इनका केस हुआ था। इनका मानना था कि ये इनके ओशो डॉट कॉम, ओशो डॉट org और ओशो डॉट नेट ये OIF के कुछ वेबसाइट्स हैं। इनका नाम बहुत सिमिलर है ओशो वर्ल्ड से। ये क्लेम करते हैं कि ध्यान मंदिर वालों का कुछ इल इंटेंट है और वो ओशो का नाम खराब करना चाहते हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ओशो वर्ल्ड डॉट कॉम नाम की ये वेबसाइट रजिस्टर करी है। ओशो वर्ल्ड डॉट कॉम वालों का मानना था कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये ओशो की टीचिंग्स को स्प्रेड करना चाहते हैं। प्लस ये ओशो डॉट कॉम से सिमिलर भी नहीं है। ओशो वर्ल्ड डॉट कॉम आप समझ सकते हैं काफ़ी अलग नाम लग रहा है। और ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन का ये भी क्लेम था कि उनके पास ट्रेडमार्क है ओशो वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन अगेन वो इंडियन कोर्ट्स में ये प्रूव नहीं कर पाए थे क्योंकि इनके पास ओरिजिनल विल ही नहीं है। ये जो विल दिखाते हैं वो फेक है। इन्हें पता है अगर वो विल इंडिया में दिखाई गई तो ये पकड़े जाएँगे। ये इन्होंने एक बार ही विल दिखाई थी यूरोप के अंदर, उसके बाद वो विल नहीं दिखाई है इन्होंने। और ये सारी कंट्रोवर्सीज़ ले दे के विल पे ही आ जाती है ओशो की। लेकिन आपको पता है कि जैसे ओशो का पर्सनैलिटी थी, जैसा उनका कैरेक्टर था, वो कभी ऐसी विल लिखेंगे ही नहीं। वो अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं यूज़ करने या मिसयूज़ करने देंगे ही नहीं। वो चाहते थे कि उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, उनकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो सबके लिए फ्री हो, सबके लिए एक्सेसिबल हो। लेकिन कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से उनका सारा मैसेज खराब हो गया है। उनके सारे इतने हार्ड वर्क वो ये टार्निश करने में लगे हुए हैं। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये डोमेन के ऊपर ही था। इनकी रिक्वेस्ट थी कि ये डोमेन नेम ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन को दे दिया जाए। लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाए थे और ओशो वर्ल्ड डॉट कॉम ओशो ध्यान मंदिर को मिल गया था। वो ये केस बेसिकली जीत गए थे और अब वो सारे डिस्कोर्स वगैरह भी पब्लिश कर चुके हैं इसके ऊपर। आप अगर ओशो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड डॉट कॉम पे जा सकते हैं। अगर आप इनके डिस्कोर्स सुनना चाहते हैं आप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। हज़ारों डिस्कोर्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। सो मैं मानता हूँ ओशो ध्यान मंदिर एक्चुअल में एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो ओशो के मैसेज को दुनिया तक पहुँचाने का काम कर रही है।
और अब बात करते हैं तीसरे केस के ऊपर, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन वर्सेस ओशो फ्रेंड्स इंटरनेशनल। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ओआईएफ के ऊपर कंप्लेन की थी कि ये ट्रेडमार्क नहीं कर सकते ओशो वर्ड। इसकी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन आपको इसको समझने के लिए एक टाइमलाइन को फॉलो करना होगा, और वो मैं टाइमलाइन आपको भी बताता हूँ। सो इस सब ड्रामा की स्टार्ट हुई थी जनवरी 19 को 1990, जब ओशो की डेथ हो गई थी। तो इसके बाद अप्रैल 25 को रजनीश फाउंडेशन इन पुणे, उसका नेम चेंज कर दिया गया जाता है ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के नाम पे, और उसको रजिस्टर करा दिया जाता है बॉम्बे में। और एक यूरोप में भी सेम नाम की रजनीश फाउंडेशन थी, उसका नाम भी ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन, उसका भी चेंज कर दिया जाता है। सो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती है, एक इंडिया के अंदर और एक जूरिच के अंदर, स्विट्जरलैंड। सो ओआईएफ फाइल करता है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इन यूएसए। 1992 में ये एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन करते हैं ओशो वर्ड के ऊपर। ये कहते हैं ओशो वर्ड को बुक्स और प्रिंटिंग मटेरियल के लिए ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं। बाद में कई सालों बाद 1997 में ये दो ट्रेडमार्क और करते हैं। फिर 1999 में ये और बहुत सारे ट्रेडमार्क करते हैं, जैसे ओशो zen, ओशो मेडिटेशन रिजॉर्ट, ओशो टाइम्स, ये और भी बहुत सारे वर्ड्स को ये ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं। लेकिन इसके दौरान होता क्या है, नवंबर में 2000 ओशो फ्रेंड्स इंटरनेशनल, ये एक ग्रुप है, ये एक पिटीशन फाइल करता है ये ट्रेडमार्क को कैंसिल कराने के लिए। ओआईएफ एक इस मोशन को डिसमिस कराने के लिए एक और पिटीशन फाइल करता है। सो ओशो फ्रेंड्स इस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को अपोज क्यों करते हैं? उनका मानना था ओआईएफ अटेंड दिस ट्रेडमार्क बाय मिस रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स बिफोर यूएस पीटीओ। सो यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन के सामने ओआईएफ वाले गलत फैक्ट्स दिखा के ये ट्रेडमार्क लेते हैं। ओशो एक जेनेरिक वर्ड है और इसको वैसे भी ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, और मेडिटेशन तो इंडिया में सेंचुरी से चलती आ रही है, तो इसको वैसे ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। सो ये ओशो फ्रेंड्स की ये 3 दलील थी। इन बेसिस पे वो कह रहे थे कि ओशो वर्ड को ट्रेडमार्क नहीं कराया जा सकता है, और 2009 में वर्डिक्ट आता है यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से कि ये ओशो वर्ड को अब ट्रेडमार्क नहीं कर सकते हैं। सो इनके पास से ये राइट चली जाती है, लेकिन ये अब भी इसका मिसयूज़ करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे, सो अगर आप एक वीडियो डालते हैं ओशो के ऊपर, सो इनका स्ट्राइक आ ही जाएगा। सो इस तरह इन दोनों के बीच में केस चला। इन दोनों का केस रिजॉर्ट के ऊपर भी चल रहा है। ओशो फ्रेंड्स इंटरनेशनल की एक वेबसाइट है, अगर आपको ये सारे केसेस के बारे में जानना है तो आप उधर जाके पढ़ सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा सो ये बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुके हैं। और अगर आपको अभी तक मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप रेड लाइन रिपोर्ट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। 107 करोड़ के 2 प्लॉट्स, ओशो मेडिटेशन रिजॉर्ट। सो कोरेगांव एक जगह है, उसमें एक 40 एकड़ का ये मेडिटेशन रिजॉर्ट है। ये 1974 में ओशो के और उनके डिसाइपल्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये अंदर से बहुत ही सुंदर बना हुआ है, इसमें वाटर बॉडीज है, बैम्बू ट्रीज हैं, 2 प्लॉट्स हैं, 2.4 एकड़ के ये प्लॉट हैं, और इनकी वैल्यू है 107 करोड़। सो ओआईएफ के द्वारा इनको बेचने की अपील, जिसकी वजह से जो डिसाइपल्स हैं ओशो के और संत और सन्यासी हैं जो इस रिजॉर्ट में रहते हैं, उन्होंने इसको अपोज किया। और ये काफी हीटेड मामला हो गया था, पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा था। ओआईएफ की दलील थी कि टूरिज्म कम हो रहा है, रशिया यूक्रेन वार की वजह से काफी सारे टूरिस्ट यहाँ नहीं आ रहे हैं, सो रिजॉर्ट लॉस में है, इसलिए उन्हें ये 2 प्लॉट बेचने पड़ेंगे। लेकिन डिसाइपल्स का मानना था कि ये सिर्फ पैसा कमाने की एक स्कीम है, ये बेच के ये पैसा खाना चाहते थे। जो भी डायरेक्टर्स और ट्रस्टी हैं, ये सारा पैसा खाना चाहते थे, क्योंकि ओआईएफ के मेनली डायरेक्टर्स 5 बाहर के हैं और 2 इंडिया के हैं। उनके बारे में भी अभी बात करेंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने ये 2 प्लॉट की सेल को ब्लॉक कर दिया है। उनका मानना है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। कोर्ट का भी ये मानना है कि ये प्योर मॉनेटरी गेन्स के लिए ये मूव खेला जा रहा है। कई लोगों का ये भी मानना है नियो कॉलोनाइजेशन है, ये टेक ओवर करना चाहते हैं आश्रम का, ये अंग्रेज जो बाहर से हैं ये। सो ये द प्रिंट की तरफ से ये न्यूज़ है, मैं इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अब तक तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये सारा गेम पैसे का है। ओरिजिनल विल ओशो की किसी के पास है नहीं। सो जो जितना ओशो के नाम पे पैसा कमाना चाहता है वो कमा रहा है, जितना कमा सकता है वो कमा रहा है। अब उसको
मेडिटेशन रिज़ॉर्ट बेचना पड़े, उसके नाम पे बुक्स बेचें, पे वॉल कर दें ओशो के फ्री लेक्चर्स को भी। ये सारे मिलके कुछ नहीं कर रहे, बस पैसा कमाने की चाहत में ओशो का इतनी लेगेसी को टार्निश कर रहे हैं। लेकिन कुछ अच्छे फॉलोअर्स और अच्छे डिसाइपल्स भी हैं, जैसे ओशो ध्यान मंदिर, वो फ्रीली ये सब कुछ आपको कंटेंट दे रहे हैं। ओशो फ्रेंड्स इंटरनेशनल जो इनके खिलाफ फाइट कर रहे हैं। मैंने भी कहा जी वीडियो तो बना दी, लेकिन मुझे भी डर लग रहा है कि मेरी वीडियो के ऊपर भी स्ट्राइक्स आने के अच्छे खासे चांस हैं। सो जो भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन यूज़ की है, ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। सो प्लीज़ ओशो इंटरनेशनल मेरे ऊपर स्ट्राइक्स ना मारना प्लीज़। सो गाइस दिस इज़ द एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, सो आप रेड लाइन रिपोर्ट को फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। आप जो भी ओशो के फॉलोअर्स हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें आपका क्या ओपिनियन है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।